जैगम मुर्तजा जी की पुस्तक पुलिसनामा के पिछले एपिसोड में हम इसके 2 इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। पहला इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी श्री एस.आर. दारापुरी जी का और दूसरा स्वयं लेखक का था, जिसके जरिए हमने जाना कि पुलिस महकमों में किस किस तरह के संशोधन या बदलाव किए जाने की जरूरत है। लेकिन उससे भी पहले जनता को इतना सजग होने की जरूरत है कि वो तंत्र में बदलाव के लिए मुहिम चला सके। इन सब चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी और आज से हम इसका सिलसिलेवार पाठन शुरू करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज का पहला केस है जहां मुर्दे भी गवाही देते हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है। इसके जरिए आप जानेंगे कि किस तरीके से पुलिस अपने ड्राइंग रूम में बैठे बैठे ही पूरी तफ्तीश कर लेती है, लेकिन इस कारण उसका किस तरह पपलू बनता है। सुनिए। मेरठ जिले में कस्बा है किठौर। अगर आप मेरठ जिला मुख्यालय से गणतेश्वर मुक्त की तरफ चलें तो ये तकरीबन 28 किलोमीटर की दूरी पर है। कस्बा सड़क के दोनों ओर बसा है और इसके बीच में एक रास्ता मवाना होते हुए बिजनौर की तरफ जाता है। 2011 की जनसंख्या के आंकड़े बताते हैं कि इस कस्बे की आबादी लगभग 50,000 है। खेती यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा है। किसान मुख्यतः तंबाकू और गन्ने की खेती करते हैं। हालांकि स्थानीय समाज में नेताओं की पैदावार भी खूब है। आम के बाग और पेड़ पौधों के नर्सरी के अलावा सियासत यहाँ के लोगों की आमदनी का मुख्य जरिया है। तो सियासत किस तरह पैसे कमाने का जरिया बन चुकी है आज के दौर में, उसके ऊपर व्यंग्य कर रहे हैं। सियासत ने किठौर को देश भर में पहचान दिलाई है। वैसे तो लोग कहते हैं कि नेतागिरी से इस कस्बे का अपना तो कुछ भला नहीं हुआ है, फिर भी कुछ बड़े बड़े घर यहाँ दिखाई देते हैं। इन घरों की बुलंदी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सियासत अभी भी मुनाफे वाली खेती है। किस तरह सियासत को खेती से जोड़ दिया है। विकास के नाम पर शायद ही कोई बड़ा काम किठौर में हुआ हो, बावजूद इसके कि यहाँ से राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कई प्रमुख नेता निकले हैं। कस्बे में साक्षरता की दर राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। अशिक्षा है, लेकिन लोगों के पास पैसा खूब है। दिखता कुछ भी हो मगर पैसा सबके पास बराबर नहीं है। देश के बाकी हिस्सों की तरह ही किठौर में भी अमीर और गरीब के बीच की खाई भी उतनी ही चौड़ी है जितनी कस्बे के दरमियान से गुजर रही गंगा नहर। पैसा और राजनीति विवादों का खाद पानी है। जिस तरह लोगों के पास पैसा है, जहां खूब सारे नेता हो, तालीम की कमी हो और उस इलाके में सरकार पुलिस थाना भी बनवा दे, ऐसी जगह झगड़े न भी हो तो होने लग जाएं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश यूं भी कहते हैं कि जाहिल के पास पैसा मतलब बारूद का ढेर। ऐसे इंसान की नाक उसकी परछाई से भी बड़ी होती है। जिस समाज में ऐसे लोगों की भरमार हो, वहां झगड़े खूब होते हैं। लाजिमी है कि जब झगड़े हैं तो पुलिस की जरूरत भी है। हालांकि बुद्धिजीवी आज तक ठीक से पता नहीं लगा पाए कि झगड़ों की वजह से पुलिस है या पुलिस की वजह से झगड़े हैं। पुलिस की कार्यशैली पर लगातार आप व्यंग सुनते रहेंगे इस पुस्तक के दौरान। बहरहाल हम किठौर की बात कर रहे थे। इस कस्बे में अपराध और लड़ाई झगड़ों का इतिहास नया नहीं है। ऐसे अंदाजा लगाइए कि प्राचीन काल में इस जगह का नाम कृष्णपुरी था। ये इतनी पुरानी बात है कि अब किसी को भी याद नहीं कि कितनी पुरानी बात है। बस इतना पता है कि उस काल में कुमुद सिंह नाम का एक राजा यहां से गुजर गया था। कुमुद सिंह की सियासत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो हमें खबर नहीं, लेकिन नाम में राजा लगाकर घूमता था, इसलिए कुछ तो रहा ही होगा। लेकिन कृष्णपुरी वासियों ने उसको भाव नहीं दिया। यूं समझ लो कि राजा माना ही नहीं। किठौर ऐसे भी समाजवादियों और चरण सिंह के अनुयायियों का गढ़ है। ऐसे में क्या ही राजा और क्या रंक। राजा अपनी अकड़ में था और प्रजा अपनी धुन में। बस पहली फुर्सत मिलते ही स्थानीय लोगों ने राजा को लूट लिया। लूटा ही नहीं, पकड़कर कूटा भी। राजा बस किसी तरह जान बचाकर भागा। जान तो बच गई, लेकिन राजा अपने अपमान को नहीं भूला। घर पहुंचा, लोग जुटाए, संसाधन जोड़े और पहले से थोड़ी बड़ी सेना लेकर यहां आधमका। इस बार राजा का पलड़ा भारी था। कृष्णपुरी में सब चोर तो नहीं रहे होंगे, मगर राजा को इससे मतलब ना था। पकड़ पकड़ कर सबकी एक तरफ से सुताई लगवाई और सब तरफ
और तब तक नहीं छोड़ा जब तक जनता त्राहिमाम त्राहिमाम न कर उठी। मगर राजा का मन मार कूट से भी नहीं भरा। लोगों को अपराध बोध में दबाए रखना राजा राजा का फर्ज है। उसने कृष्णपुरी का नाम बदलकर कुठौर कर दिया। कुठौर वो जगह जहाँ बुरे लोगों का ठौर ठिकाना हो। लो ससुरों, रहो सभी शब्द नाम के साथ, ये कहकर राजा वहां से विदा हो गया। लोग चालाक थे, उन्होंने कुठौर को किठौर कहना शुरू कर दिया। देखें भला अब कौन इसका सही मतलब निकाले। खैर, किठौर होने का फायदा ये हुआ कि अब यहाँ अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के लोग रहने लगे। कुछ हमेशा से यहाँ के वासी हैं, पर कुछ आसपास के गांव से बेहतर जीवन की तलाश में आकर बस गए हैं। मगर कुठौर नाम वाला वंशानुगत गुण अभी भी यहाँ है। मतलब वह किठौर ही नहीं जहां हफ्ते में एक दो लड़ाई झगड़े थाने की चौखट तक न पहुंचे। उस दिन भी यही हुआ। उस दिन का मतलब दिन याद नहीं, लेकिन ये जुलाई 2018 की बात है। कस्बे के मवाना रोड पर अचानक दो पक्ष आपस में भिड़ गए। बात किसी को याद नहीं थी, मगर इतनी बड़ी कि बढ़ते बढ़ते पहले गाली गलौज तक गई, फिर मार पीट तक पहुंच गई। बड़ी लड़ाई के लिए चूंकि दो पक्षों की जरूरत होती है, लिहाजा दो लश्कर तैयार हो गए। एक पक्ष का नेतृत्व इमरान नाम शख्स कर रहा था, जबकि दूसरे पक्ष के खलीफा कोई खिलाफत हुसैन साहब बने। दस्तूर के मुताबिक दोनों पक्षों में पहले जबानें चली, फिर लाते घूंसे आजमाए गए, और जब फैसले की बात नहीं बनी तो नौबत लाठी डंडों तक आ गई। घमासान का रड़ पड़ा। दोनों लश्करों में से जिसका जैसा दांव लगा, उसने सामने वाले को वैसे ही कूटा। युद्ध समाप्त होते होते कई योद्धा घायल हो गए। शुक्र था कि कोई वीरगति को नहीं प्राप्त हुआ। बस जैसे तैसे लोगों ने बीच बचाव करवाया। इस तरह झगड़े का पहला राउंड हार जीत के फैसले के बिना ही खत्म हो गया। लड़ाई में सबके जीवित बच जाने की एक वजह यह भी थी कि योद्धा मार से ज्यादा शोर मचा रहे थे। रौला इतना काटा मानो आईपीएल का मैच चल रहा है। हर तरफ से तमाशबीन इकट्ठा हो गए। लोग रुक रुक कर लड़ाई का मजा लेने लगे। सड़क जाम हो गई। जब संग्राम थमा तो फूटे सिर और जख्मी बदन गिने गए। इस हिसाब किताब में खिलाफत हुसैन का गुट बांसी मारता नजर आया। ये कहो कि खिलाफत के गुट ने अपने नाम की लाज रख ली और इमरान की सेना के कई योद्धा लहूलुहान कर दिए। इस दौरान किसी अत्यधिक अक्लमंद ने पुलिस पेट्रोल रूम को फोन घुमा दिया। अब होते हैं कुछ मूर्ख जो अच्छी खासी लड़ाई का मजा खराब कर देते हैं। बहरहाल पुलिस आई और दोनों पक्ष के दर्जनों लोगों को पकड़ कर ले गई। थाने पहुंचकर दोनों पक्षों ने अपनी अपनी तरफ से शिकायत तहरीर दी। दोनों पक्ष खुद को पाक और सदाचारी बता रहे थे, लेकिन घायलों की संख्या के आधार पर पुलिस ने इमरान पक्ष को शिकायत सुनने लायक माना। इसके बाद फरमान अहमद की तहरीर को मुकदमे में बदल दिया गया। खिलाफत हुसैन, सलीम, अजीम और नईम के अलावा पुलिस ने 4 अन्य अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया। जानलेवा हमले समेत तमाम गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ। कार्रवाई होनी जरूरी हो गई थी। इसके बाद आरोपियों की धरपकड़ शुरू हुई। मामले की विवेचना का जिम्मा किठौर के थाना कोतवाली में तैनात एक सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा जी को सौंपा गया। इसके बाद धारा 307, 120 बी के आरोपी खिलाफत और उसके साथियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। मामला जब अदालत की चौखट पर था, पुलिस को वाद से जुड़ा कोई आरोप पत्र भी दाखिल करना था और आरोपियों के खिलाफ अपराध साबित भी करना था। कागजी कार्रवाई पूरी कर पुलिस ने केस डायरी के पर्चे काटे। पुलिस को अपना पक्ष मजबूत करने के लिए गवाहों की जरूरत थी। मौकाए वारदात पर मौजूद चश्मदीदों की तलाश शुरू हुई। इस दौरान वादीगण के अलावा तमाम अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए। पुलिस ने जिन लोगों को मामले में गवाह बनाया, उनमें एक नाम महफूज अहमद का भी था। अब यहां से असली खेल शुरू होता है, सुनिए। अदालत में पुलिस ने बताया कि घटना के वक्त महफूज अहमद मौका वारदात पर मौजूद था। जांच अधिकारी के मुताबिक खुद महफूज ने उसे घटना का आंखों देखा हाल सुनाया था। उसने केस डायरी को अदालत में पेश किया। केस डायरी में दर्ज हवाले के मुताबिक जांच अधिकारी ने महफूज का बयान कलमबद्ध किया है।
इसके बाद सरकारी वकील ने अदालत के सामने केस डायरी के पन्ने पढ़कर सुनाए, जिसमें लिखा था महफूज ने उसे बिना किसी दबाव के बताया है कि वारदात के वक्त मैं अपने घर में बैठा रोटी खा रहा था। अभी खाना खाकर निपटा ही था कि बाहर से अचानक तेज आवाजें आने लगी। ऐसा मालूम हुआ कि पड़ोस में कहीं जबरदस्त फसाद हो गया है। इसके बाद का आंखों देखा विवरण भी केस डायरी में बाकायदा दर्ज था। महफूज की जबानी, हर तरफ गाली गलौच, बा बैला, लीजो दीजो, मारियो बचैयो की सदाएं बुलंद थीं। शोर सुनकर मैं घर के बाहर निकला। क्या देखता हूं कि भीड़ लगी है और अपने मोहल्ले के लोग ही आपस में भिड़े हुए हैं। मैं भीड़ को चीरकर आगे बढ़ा। मैंने सोचा कि लड़कों की लड़ाई है और डांट डपट कर सबको भगा दूंगा। आगे आया तो देखता हूं कि खिलाफत हुसैन और उसके साथी लाठी डंडों से फरमान को ढूंढ रहे हैं। फरमान लहूलुहान जमीन पर पड़ा था और मदद के लिए आसपास के लोगों को आवाज लगा रहा था। फरमान बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन न उसे बख्शा गया और न ही उसे बचाने के लिए कोई आगे बढ़ा। महफूज का बयान यहीं खत्म नहीं होता। उसने आगे कहा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। यह सब माजरा देखकर मैं बीच बचाव के लिए लड़ाई में कूद पड़ा। मैंने हमलावरों को, पीड़ित को बख्शने की गुहार लगाई। इस बीच और लोग भी बीच बचाव के लिए आगे आए, तब जाकर कहीं मामला शांत हुआ। मगर तब तक लड़ाई खत्म हुई तब फरमान की काफी पिटाई हो चुकी थी और वह बुरी तरह घायल था। कुल मिलाकर अपने 2 पन्नों से ज्यादा के बयान में महफूज ने वह सब कुछ कहा जिससे फरमान की पिटाई करने वालों को सजा से बचाने के तमाम रास्ते बंद हो जाएं। इतनी मजबूत गवाही के बाद बड़े से बड़ा वकील आरोपियों को नहीं बचा सकता। महफूज अहमद का बयान आरोपियों को सजा दिलाने के लिए जितना अहम था, उतना ही जरूरी उसका अदालत में आकर अपने बयान की तस्दीक करना था। मगर वह अदालत में आकर बयान में सही बात दोहरा देता तो मारपीट करने वालों को सजा मिलनी तय थी। लेकिन महफूज अहमद का कोई अता पता ही नहीं था। अदालत उसे दूसरी बार सम्मन जारी कर चुकी थी। पुलिस ने उसे अदालत में आने के लिए बार बार सिपाही भेजे, मगर बताए गए पते पर ना तो महफूज मिला और ना ही उसकी कोई खैर खबर। हर बार कह दिया जाता कि इस नाम पते का इस मोहल्ले में कोई रहता ही नहीं है। महफूज अहमद सम्मन जारी होने के बाद भी अदालत नहीं पहुंचा तो उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। अब पुलिस की जिम्मेदारी थी कि महफूज को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करे। पुलिस ने महफूज के पते पर दबिश दी। उसके घर वालों को थाने में बिठाया, लेकिन घर वाले बार बार कहते थे कि महफूज को हम भला कहां से लाकर दे दें। सवाल अब यह था कि महफूज अहमद आखिर है कहां? अगर पुलिस के डर से फरार हो गया है तो कहां जा सकता है? मुजरिमों के दबाव में गवाही से फिर गया है तो फिर मुकदमे का क्या होगा? इधर मामले में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया। अदालत से गिरफ्तारी वारंट जारी हुए तो महफूज अहमद के घर वाले एक वकील से जाकर मिले। वकील ने उन्हें अदालत में पेश किया। अदालत बैठी और सुनवाई शुरू हुई। महफूज के परिजनों के वकील ने अदालत के सामने अपनी बात रखने की इजाजत मांगी। अदालत की इजाजत से वकील ने बोलना शुरू किया। हुजूर, मैं इस मामले के जांच अधिकारी से कुछ पूछना चाहता हूं। परमिशन ग्रांटेड, अदालत ने कहा। जांच अधिकारी दरोगा रमन सिंह कटघरे में आकर खड़े हो गए। हाँ तो दरोगा जी, आप खिलाफत बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले में विवेचना अधिकारी हैं। जी, मामले की विवेचना आपने की है? जी बिल्कुल। तो महफूज का बयान भी आपने ही दर्ज किया होगा? हाँ और क्या, मेरे अलावा कौन करता? मैं ही इस मामले का विवेचक हूं। महफूज से आप कहां मिले? जनाब, मैं स्वयं उसके घर गया था। सच में? उनसे आपकी मुलाकात हुई थी? जी बिल्कुल, आपको ठीक से याद है। हाँ, आप मेरी कर्तव्य निष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं वकील साहब। नहीं नहीं, सवाल नहीं उठा रहे, बस जरा सी तस्दीक कर रहे हैं। आपका गवाह गायब है, इसलिए पता करना जरूरी है। खैर, तो महफूज साहब ने आपसे अपने घर में बैठकर बात की और बयान दर्ज कराया? जी जनाब। कौन से घर में? वहीं अपने घर में, मवाना रोड पर, जहां वे रहते हैं। आपको सही से याद है, महफूज साहब मवाना रोड पर ही रहते हैं। अरे, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? हाँ, आप झूठ बोल रहे हैं।
अरे आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं? नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं क्योंकि महफूज साहब अब मवाना रोड पर नहीं रहते। लेकिन जब यह वारदात हुई तब तो वहीं रहते थे। नहीं, तब भी नहीं रहते थे। तब कहाँ रहते थे आप ही बताइए। कब्रिस्तान में। क्या मतलब? यही मतलब कि उनको इस खाकी दुनिया से सिधारे 15 बरस गुजर चुके हैं। दरोगा साहब, उनकी गवाही दर्ज करानी है तो उनको कब्र से उठाकर लाइए, शायद उनका शरीर कुछ बोल दे। हालांकि मुर्दे गवाही देने नहीं आते, लेकिन आपने चूंकि उनका बयान दर्ज किया है तो शायद आपके साथ आ भी जाए। दरोगा रमन सिंह चकरा गए। अदालत में मौजूद तमाम लोग हंसने लगे। अदालत को भी माजरा समझ में ना आया। जज ने कहा, ऑर्डर ऑर्डर। कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। वकील ने अदालत में कुछ कागज रखने की इजाजत मांगी। अदालत की रजामंदी के बाद वकील ने महफूज अहमद का मृत्यु प्रमाण पत्र, उनकी बीमारी के कागज और दूसरे दस्तावेज पेश किए। दरोगा रमन सिंह को अब काटो तो खून नहीं, उसने जांच में गड़बड़ी की थी जो अब खुलकर सामने आ गई थी। अब वो गड़बड़ी क्या है उसका किस्सा सुनिए, बड़ा मजेदार है। अब अदालत के सामने सवाल यह है कि अगर महफूज अहमद जिंदा नहीं है तो फिर वह कौन था जिसका बयान पुलिस की डायरी में दर्ज है? क्या महफूज अहमद का भूत पुलिस के सामने आकर अपना बयान दर्ज करा गया था? क्या कोई ऐसी तकनीक थी जो भूतों की गवाही दर्ज कराने में मददगार साबित हो? जी नहीं। दरअसल ये सारा मामला विवेचक की घोर लापरवाही और स्थानीय लोगों के प्रति उसका अति विश्वास का था। विवेचक ने न तो महफूज अहमद का बयान दर्ज किया था और ना ही महफूज का भूत पुलिस के सामने झगड़े का आंखों देखा हाल बयान करके गया था। मगर मवाना रोड पर मारपीट की घटना हुई तब वो महफूज अहमद को वाकई इस दुनिया से गए 15 बरस से ज्यादा गुजर चुके थे। जब खिलाफत और इमरान मारपीट कर रहे थे उस वक्त तक महफूज की कब्र भी लगभग सपाट हो चुकी थी। जो आंखों देखा बयान दर्ज किया गया था वह पूरी तरह फर्जी था। अदालत में इसकी पुष्टि कराने के लिए पुलिस उनको जिंदा करके नहीं ला सकती थी। इधर पुलिस के आला अधिकारी और अदालत दोनों ही इस तथ्य से अनजान थे कि महफूज अहमद अब इस दुनिया में नहीं है। अगर उनके घर सम्मन और वारंट न जाते तो शायद विवेचक की करतूत कभी भी सामने नहीं आती। अब मामले में हंगामा होना लाजमी था। सियासी लोगों के शहर में इतनी बड़ी बात भला बिना सियासत का मुद्दा बने कैसे गुजर जाती। कई स्थानीय नेता मामले की पैरवी करने एसपी ग्रामीण के दफ्तर तक पहुंच गए। उन्होंने पुलिस पर मामले में पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का इल्जाम लगाया। पुलिस अधिकारी अभी भी दरोगा जी की गलती मानने को तैयार न थे। महफूज हुसैन का मृत्यु प्रमाण पत्र अदालत में दाखिल हुआ तो पुलिस अधिकारियों को चक्कर आ गया। मामले की जांच शुरू हुई। भला तकनीक का कितना भी विकास हो गया हो, लेकिन 15 साल पहले मर चुके व्यक्ति का घटना में चश्मदीद होना और फिर उसका बयान दर्ज हो जाना किसी अजूबे से कम न था। जांच में जो बात खुलकर आई वह बहुत ही मजेदार थी। इस पूरे मामले में विवेचना अधिकारी मुजरिम था। उसने जांच में बला की कामचोरी दिखाई थी। अपने नकारापन की वजह से वह झगड़े में शामिल लोगों के शातिरपन का शिकार बन गया था। किस तरह ये भी जान लीजिए। मजे की बात यह थी कि दरोगा जी लोगों के हाथों उल्लू बने घूम रहे थे और उनको अभी तक इस बात की भनक तक भी न थी। असल में हुआ यूं कि जांच अधिकारी रमन कुमार विवेचना करने खुद मौके पर नहीं गया, न ही किसी गवाह से उसकी मुलाकात हुई। उसने कस्बे में ही अपने कुछ संपर्कों को फोन किया। उनका इस्तेमाल करके विवेचक ने थाने में बैठे बैठे ही विवेचना निपटा दी। बस अपने संपर्क सूत्रों से घटना में शामिल लोगों के नाम पते लिए और अपने सरकारी आवास में बैठकर केस डायरी की चिट काट दी। मगर जिन लोगों को कुमार साहब ने फोन किया था उनमें से एक आरोपियों का रिश्तेदार भी था। उसने शातिरानापन दिखाते हुए 15 साल पहले मर चुके महफूज अहमद को घटना का चश्मदीद बता दिया। दरोगा जी ने न तो इस बात की और न ही किसी तथ्य को ठीक से पुष्टि की। जाहिर है कि वे अपने सूत्र पर हद से ज्यादा भरोसा करते थे, मगर
उनके भरोसे का कत्ल हो चुका था और मामले की विवेचना का भी। मगर यह मामला पुलिसिया लापरवाही के इतिहास की किताब में दर्ज हो चुका था। अदालत में एक भूत की गवाही ने मारपीट की घटना में शामिल तमाम आरोपियों को बचा लिया। फर्जी ही सही, थी तो गवाही ही। ये गवाही ना होती तो भला कैसे पता चलता कि पुलिस मुर्दों के भी बयान दर्ज कर सकती है। यहाँ पर ये पहला केस समाप्त होता है। उम्मीद है आपको इसको सुनकर बड़ा मजा आया होगा और पुलिस महकमे की लापरवाही जग जाहिर है, लेकिन इस केस के माध्यम से तो ये अब सबको पता चल गई है, इतिहास में दर्ज हो चुकी है। आपको ये केस कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले केस फाइल के साथ। जय भीम, धन्यवाद।